कि देश की 70% जनता खेती कर रही है, किसान है। आप अच्छी तरह जानते हैं, बैकवर्ड फेडरेशन के आप यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और आप काम कर रहे हैं। इस 70% में 90% जनता बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी है। इस चीज़ को देखिए आप, किसान वही है, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा। क्या ये नहीं लग रहा है कि सीधा सीधा जो प्रहार किया जा रहा है बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी को और गरीब करने का जो है, इसलिए किसानों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ धकेला जा रहा है इनकी फसल को। ये सही है कि आज खेती वही वर्क करता है जो समाज से पीछे है, गरीब है और जिसको आवश्यकता है। जिसको जो उच्च वर्ग के लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं वो खेती नहीं करते हैं। अगर उनके पास खेती भी है तो वो लोगों से कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कराते हैं। स्वयं खेती वो कभी नहीं करते हैं। स्वयं अपने हाथ से खेती वही वर्ग करता है जो गरीब है, जो पिछड़े तबका है। तो आज सरकार की मंशा यही है कि खेती को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वही लोग ले जा रहे हैं जो आज भी खेती को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही कराते हैं, चाहे उसको दूसरे रूप में, गांव के रूप में बटाई कह लीजिए। कि जो बड़े बड़े किसान हैं जिनकी गांव में खेती है तो वो बटाई के रूप में छोटे छोटे किसानों को अपने खेत देते हैं और वो छोटे छोटे किसान उसमें खेती करते हैं। यही कॉन्ट्रैक्ट बेस है और वही आज सरकार लाने जा रही है। जो छोटा किसान है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वही छोटा किसान होगा जो गरीब है, जो मजदूर तबके का है। और उसकी आबादी आप देखें, किसान हिंदुस्तान का 70% है, सही है, लेकिन जो किसान है उसमें जो अगर आप देखेंगे तो उनकी आबादी 80-90% मिलेगी जो गरीब तबके के किसान हैं, छोटे किसान हैं। बड़े किसानों की अगर आप देखें तो आबादी 10% से ऊपर नहीं होगी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चला रहे हैं। तो अब वो 10% वाला फार्मूला पूरे 100% पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। बोल रही है, वो बोल रही है, बैठ जाइए। बैठिए भाई, सतीश दीक्षित जी बैठिए, बैठिए। वो उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। अध्यक्ष जी, जसवंत सिंह जी जैसे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझते हैं, ये क्या जाने, वो मेरी बात के साक्षी होंगे। क्या हो रहा है? आप भी बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। मैं पूछना चाहती हूँ, बैठ जाइए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। अध्यक्ष जी, आपको विदेशी बिचौलिए चाहिए? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? बैठ जाइए। लगाया जा रहा है। महफूज जी, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट एमएसपी पे थी,
ये स्वामीनाथन आयोग एक बना था। स्वामीनाथन ने अपनी सी फार्मूला के आधार पे एमएसपी पे जो रिपोर्ट दी थी कि पूरे देश में एमएसपी लागू होना चाहिए। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक बहुत बेसिक जो चीज़ थी वो ये थी कि किसान की फसल का सही एमएसपी रूप जो लगाना पड़ना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाया जाए, उसकी फसल को देख के लगाया जाए, ना कि कमरे बैठ के लागत को देख के। तो क्या लगता है कि इस स्वामीनाथन रिपोर्ट के उलट ये कानून बनाए या उसको फॉलो किया? तीनों कानून में असलम साहब एमएसपी का शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। न्यूनतम समर्थन दर की बात ही नहीं की गई है और न्यूनतम समर्थन दर को इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करने के लिए एक शब्द कहा गया है कि अब आप जिस दाम पे चाहेंगे बेच सकेंगे। आप जिस दाम पे चाहेंगे बेच सकेंगे, लेकिन अगला जिस दाम पे खरीदेगा उसमें भी आपको बेचना पड़ेगा। आप तो बेचेंगे ऊंचे दाम पे, लेकिन अगला खरीदेगा वो नीचे दाम पे। तो एमएसपी खत्म हो गई पूरी तरीके से। सरकार का ये कहना है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे हम। और ये जो बिल उन्होंने बनाया, बिल में इन्होंने कहा किसानों को सरकार द्वारा नियंत्रित बाजारों से स्वतंत्र कर देंगे और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे। बेहतर मूल्य, बेहतर असलम साहब बेहतर शब्द समझिएगा, ज़्यादा नहीं, न्यूनतम समर्थन से ज़्यादा नहीं, बेहतर मूल्य मिलेगा। अब ये बेहतर कारपोरेट सेक्टर के लिए होगा या किसान के लिए होगा, ये अब छुपा हुई बात है। बेहतर शब्द है। अब बेहतर किसान के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में किसान के लिए बेहतर नहीं हुआ है। बिहार आपके सामने एग्जाम के लिए उदाहरण है, उसमें वहाँ एमएसपी से नीचे बिक रहा और यही मंडी समिति खत्म कर दी गई है पूरी तरीके से। तो अप्रत्यक्ष रूप से एमएसपी का जिक्र ना करना, न्यूनतम समर्थन दर के बारे में कोई बात इन बिलों में ना करने का मतलब यही है, अर्थ यही है कि न्यूनतम समर्थन दर पूरी तरीके से खत्म। स्वामीनाथन की रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। इस कानून को लिखे जाने में के वक्त इस चीज़ को लिखने में क्या प्रॉब्लम थी, क्या कानूनी अड़चन थी, ये सरकार बताने में असफल है। सिर्फ इतना किसान मांग रहा है कि साहब इतना लिख दिया जाए इन बिलों में कि हमारी फसल जो न्यूनतम समर्थन दर नियत करेगी सरकार, उससे कम में कोई नहीं क्रय करेगा, और अगर क्रय करेगा तो उसका ये खामियाजा भुगतेगा। इसको बिलों में लाने में क्या कोई कानूनी अड़चन नहीं है। और अभी तो बिल का अधिनियम नहीं बने, आज की तारीख संसद से पारित हो गए, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गए। राष्ट्रपति चाहे तो दोबारा वापस भेज सकता है संसद में पुनर्विचार के लिए, और इस पर यह चीज़ बढ़ा करके दोबारा जा सकता है। भोला जी, ये जो है कानून बनने के बाद दो चीज़ें जो फैसले ताबड़तोड़ हुए हैं, वो फैसले ये हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ कह दिया मंडी शुल्क लागू रहेगा, नहीं ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से कल मंडियों में हड़ताल थी, ये आप लोगों को भी पता होगा। दूसरी चीज़, हरियाणा सरकार ने कहा कि हम अपने राज्य में दूसरे राज्य का मक्का, सरसों, कपास, गेहूं, तिलहन, दलहन कुछ नहीं बिकने देंगे, साफ कह दिया हमारे राज्य की सीमाएं बंद। तीसरी चीज़ जो कल एकदम से लागू हो गई कि सरकारी तीनों एजेंसियां जो सरकार के लिए किसान से डायरेक्ट खरीद करती थी वो बंद कर दी गई, उस पर रोक लगा दी गई फौरन। अब उसमें एक है एफसीआई। एफसीआई में जो किसानों को जाता था, गेहूं जाता था किसान का एफसीआई पे, वही गेहूं, चावल और जो चना होता था राशनिंग के जरिए जो खाद्य अधिनियम बनाया गया कि सबको खाद के लिए दिया जाएगा, वो खाद अधिनियम जो बनाया गया उसके तहत राशन की दुकानों पे जो सामान जाता था, अब जब एफसीआई खरीद नहीं करेगी तो वो कहाँ से राशन भेजेगी। तो इसमें दो चीज़ें आती निकल के, क्या सरकार ये जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, क्या सरकार इस चीज़ को भी निजीकरण कर रही है, क्या राशनिंग भी निजीकरण में चली जाएगी? जी, सरकार का जो नारा है कि आत्मनिर्भर, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को वो आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, और इसकी वजह से
उसने जो सरकारी खरीद फरोख्त की जो मंडियां थी, कारपोरेशन थे, उनको बंद कर दिया और कहा कि उन पर कोई खरीद नहीं होगी। जब उन पर खरीद नहीं की जाएगी तो किसान मजबूर होगा और वो बाहर बेचेगा, और बाहर बेचेगा तो उसकी मजबूरी का फायदा कारपोरेट सेक्टर उठाएगा। ये व्यवस्था रही। और उससे देखिए, उससे एक चीज ये कि कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि तमाम छोटे छोटे कानूनों से देश के किसानों को छुट्टी मिल जाएगी। देश का जो किसान गरीब है, जिसके पास राशन की व्यवस्था की, राशन कार्ड होता था, गरीब आदमी था, जो लेबर था, उसको राशन मिलता था, वो खत्म हो जाएगा। जब सरकार क्रय नहीं करेगी, भंडारण नहीं करेगी, तो वो जो राशनिंग की व्यवस्था है, जो राशन देने की व्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगी। यानी कि आपको अपने हाथ स्वयं आत्मनिर्भर बनना होगा। जहाँ तक बात ये रही कि वो बाहर की जो स्टेट से उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास ना लाए, उनका सिर्फ ये मतलब है कि वो सरकारें ये चाहती हैं कि हम अपने किसान को देखिए, इसमें दो प्रकार का मामला है कि जो कानून बना, जो 5 जून को अध्यादेश लाया गया, इसमें किसान बिल बना, उसमें दो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कानून बनाएगी। और इसमें चाहिए यह था कि समवर्ती सूची से संबंधित मामला है, तो इस पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बहस होनी ही चाहिए थी, लेकिन प्रत्येक राज्य के सदन में भी इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। अगर कोई चर्चा कराए, किसानों से ऑब्जेक्शन लिए, उनकी बात माने और इन्होंने पास कर। अब्दुल रऊफ जी, ये बताइए कि ये किसानों के लिए जो बिल बनाया गया है, तो क्या इसमें किसानों की राय ली जाना जरूरी थी कि नहीं? बिल्कुल ली जानी चाहिए थी। इधर सब लोग कहाँ हो, जो लोग खड़े सामने आ जाओ। समर्थन सबका होना जरूरी था। एक पक्षीय कोई भी काम नहीं होना चाहिए। इधर सब लोग कहाँ हो, जो लोग खड़े सामने आ जाओ।